एवरीवन, स्वागत है हमारे नए वीडियो पर। गाइज, अपने नए वीडियो में आज हम प्रागैतिहासिक युग के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। प्रागैतिहासिक युग का अर्थ, उसके जानकारी के साधन और उसके अंदर जो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उन तीनों भागों को भी हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक युग का अर्थ, है ना। अगर सामान्य तौर पर इसके डिफिनेशंस की बात करें तो ऐसा काल या ऐसा समय जिस काल में हमें लिखित तौर पे कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है उस काल की जानकारी के लिए, तो वह प्रागैतिहासिक युग कहलाता है ना। उस काल की जानकारी केवल और केवल हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के सहारे प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं, है ना। मानव जीवन की एक लंबी कहानी है जो लाखों वर्षों पूर्व प्रारंभ होती है। कहानी का एक भाग हमें लिखित रूप में मिलता है और इसी को हम इतिहास मानते हैं, किंतु जब मानव ने लिखना पढ़ना सीखा, उससे पूर्व लाखों वर्षों तक इस पृथ्वी पर विचरण कर चुका था मानव। इस युग का मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसी कारण इस काल की जानकारी के लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। पुरातत्ववेताओं ने अथक परिश्रम करके इनकी जानकारी प्राप्त की है। इन्होंने अनेक स्थानों में खुदाई करवाकर इस काल के औजार हो गए, है ना, हथियार हो गए, जानवरों तथा मनुष्यों के अस्थि पंजर प्राप्त किए हैं, जिनमें इस काल के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, अर्थात इतिहास के काल के पूर्व का काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। कहने का मतलब है कि जब प्रागैतिहासिक युग की जानकारी के लिए जब हम पुरातात्विक साक्ष्यों के सहारा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल लेखन साक्ष्य ही हमें जानकारियाँ प्रदान करें, केवल मतलब पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से भी हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं इसके स्रोत, है ना, इसके साधन कि कौन कौन से जो साधन है जहाँ से हमें प्राप्त होती है कि हाँ, इस धरती पर प्रागैतिहासिक युग भी चला है। तो पहला साधन है हमारा औजार और हथियार। संसार में विभिन्न भागों में खुदाइयों के फलस्वरूप अनेक प्रकार के औजार तथा हथियार मिले हैं। ये औजार सुंदर, भद्दे, पॉलिशदार, बिना पॉलिशदार पत्थर के बने हुए हैं। इनकी बनावट से पुरातात्विक मानव के भोजन, रहन सहन तथा जीवन रक्षा के उपायों का अनुमान लगाते हैं, है ना। तो औजार और हथियार जो है प्रागैतिहासिक युग की जानकारी के एक मुख्य स्रोत हैं, है ना, क्योंकि औजारों के आधार पर ही युग की प्रगति की बात की गई है। क्योंकि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों कालों में अलग अलग प्रकार के औजार मिले हैं जो पत्थरों के ही बने हुए थे। लेकिन पूर्व पाषाण काल के औजार थोड़ा भद्दे थे, मध्य पाषाण काल के औजार थोड़ा सुंदर थे, और नव पाषाण काल के जो औजार थे वो पॉलिशदार और चिकने औजार थे, है ना, और बहुत नुकीले औजार थे। तो इससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का जो युग का जो विकास था वो किस तरीके से धीरे धीरे हुआ है। चलिए दूसरा साधन के तौर पर हम देखते हैं पशुओं के जीवाश्म और मानव के जीवाश्म। मानव तथा पशुओं के जीवाश्म का वैज्ञानिक अध्ययन करके जीव विज्ञानियों तथा मानव शरीर विशेषज्ञों ने आदि मानव तथा प्रागैतिहासिक युग के पशुओं का अध्ययन कर अनेक निष्कर्ष निकाला है ना। तो मानव तथा पशुओं के जो जीवाश्म है उसका जब आयु निर्धारण करते हैं तो उससे हमें पता चलती है कि ये जो हड्डी है बहुत प्राचीन कालीन है ना, जिससे प्रागैतिहासिक कालीन माना जाता है। क्योंकि उस काल में के जो लोग थे वो खानाबदोश थे और कहीं एक जगह स्थायी रूप से निवास न करके जगह जगह पर भटकते रहते थे भोजन के तलाश में, है ना। और भोजन के तौर पे वो जानवरों को खाते थे। तो जानवरों की जो हड्डियाँ बच जाती थी उसको फेंक देते थे या वहीं पर उसी परिस्थिति में छोड़ करके आगे बढ़ जाते थे। तो वही हड्डियाँ आज हमें अवशेष के तौर पर मिलती हैं जानवरों की, है ना। मानव के अवशेष की अगर हम बात करें तो उस टाइम के जो लोग थे जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनको उसी स्थिति में छोड़ करके वो लोग आगे बढ़ जाते थे। जैसे वर्तमान में जिस तरीके से लोगों का दाह संस्कार होता है, मिट्टी दिलाता है, इस तरीके से चीज़ें नहीं होती थी। उन लोगों में वैसी कोई भावनाएं नहीं थी। वो उनके सगे संबंधियों की अगर मृत्यु होती थी तो उन्हें उसी परिस्थिति में छोड़ करके वो आगे बढ़ जाते थे भोजन की तलाश में। ठीक है, अगला हम देखेंगे चित्रकला के अवशेष, है ना। चित्रकला के माध्यम से भी हमें प्रागैतिहासिक युग की जानकारी मिलती है। आदि मानव चित्रकला के प्रति प्रेम रखता था। यूरोप तथा भारत में विभिन्न क्षेत्रों में जंगली भैंसा, सुअर, हिरण, सांड, रेडियर, गैंडे आदि के चित्र मिले हैं। इन चित्रों का अध्ययन कर प्रागैतिहासिक मानव की धार्मिक तथा सांस्कृतिक रुचियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगर हम बात करें चित्रकला की तो भीमबेटका की गुफा जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर आदि मानव के चित्रकारिता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो उस काल की स्थिति में जो है चित्र बनाए हैं भीमबेटका में, है ना, भीमबेटका की गुफा में। तो वहाँ से हमें
उनकी चित्रकारिता के अवशेष मिलते हैं, जहाँ से पता चलती है कि इसी धरा पर, इसी धरती पर प्रागैतिहासिक युग की भी एक काल थी जो आदि मानवों का काल कहा जाता था। अगला साक्ष्य हमारा है मूर्तियाँ एवं मुहरें और मृदभांड। ठीक है, तो खुदाई में विभिन्न प्रकार के बर्तन, बाट, मूर्तियाँ विपुल मात्रा में मिले हैं। इनका अध्ययन कर भी प्रागैतिहासिक मानव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो बर्तन हो गया, बाट हो गया, मूर्तियाँ हो गए, ये सभी चीज़ें भी हमें प्रागैतिहासिक युग की जानकारी बहुत अच्छी तरीके से प्रदान करती हैं, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के लिए हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और पुरातात्विक के तौर पर बर्तन, बाट, मूर्तियाँ, है ना, भवन वगैरह के अवशेष, ये सभी चीज़ें प्राप्त करते हैं, जैसे हड्डियाँ, ये सभी चीज़ें भी हम लोग इसमें देखें। आगे देखेंगे प्रागैतिहासिक काल का नामकरण, है ना, इसका नामकरण प्रागैतिहासिक काल क्यों पड़ा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने पत्थर, पाषाण से अपने औजार तथा हथियार बनाए। इसी कारण इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, है ना। पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने भद्दी, बेडोल तथा खुरदरे औजार बनाए। मध्य पाषाण काल में मनुष्य साफ सुथरे और सुडौल औजार व हथियार बनाने लगा। नव पाषाण काल का जब समय आया तो सुडौल, सुंदर, पॉलिशदार तथा चिकने औजार और हथियार लोग बनाने में दक्ष हो गए, है ना। अतः पाषाण काल के नामांकन का आधार औजारों तथा हथियारों को निर्माण कला तथा प्रयोग विधि रही है, जिसके आधार पर प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन के अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के धातु काल में मानव की उपलब्धियां तथा खोजों का अध्ययन हम करते हैं। तो पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल को प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल के जितने भी औजार, हथियार थे वो सभी पत्थरों के बने हुए थे। और जैसा कि हमने भी देखा कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों कालक्रम में जो औजारों की आकृति थी वो अलग अलग थी, है ना। सबसे नुकीले और चिकने अगर औजार पत्थरों के प्राप्त हुए हैं तो वो नव पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, है ना। प्रागैतिहासिक काल को दो पार्टों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। वैसे तो हम ओवरव्यू ऊपर देख रहे थे, है ना। पहला आता है पाषाण काल और दूसरा धातु काल, है ना। पाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटते हैं: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। धातु काल को देखें तो ताम्र काल और लौह काल। ठीक है, दो पार्टों में धातु काल को भी बांट करके पढ़ा जाता है। इसमें हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में, है ना। पाषाण काल को हम इसमें सर्वप्रथम देखेंगे, है ना, कि पाषाण काल में क्या चीज़ें हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में भारत में दो धारणाएं प्रचलित है, एक धार्मिक और दूसरा वैज्ञानिक। दो धारणाएं हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपना सिद्धांत देती है। धार्मिक धारणा यह है कि पृथ्वी की उत्पत्ति अनंत काल से हुई है ना, जिसे अंकों में नहीं गिना जा सकता। ठीक है, धार्मिक धारणा कहती है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो अनंत काल पूर्व हुई है, मतलब इतना पूर्व है कि जिसको गिन ही नहीं सकते अंकों में कि कितना पूर्व है। ठीक है, इस तरीके से धार्मिक धारणा कहती है। लेकिन वैज्ञानिक धारणा के तहत दो मत प्रचलित है, जिसमें प्रोफेसर रामशरण शर्मा की मान्यता है कि पृथ्वी लगभग 400 करोड़ वर्ष पुरानी है, जबकि भूवैज्ञानिकों की मान्यता है कि पृथ्वी लगभग 48 अरब वर्ष पुरानी है और इस पर जीवन का आरंभ कोई 35 अरब वर्ष पूर्व हुआ, है ना, ऐसा कहा जाता है। प्रोफेसर रामशरण शर्मा कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 400 करोड़ वर्ष पुरानी है, जबकि भूवैज्ञानिक जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, पृथ्वी की उत्पत्ति 48 अरब वर्ष पुरानी है और इसमें जो जीवन का प्रारंभ है वो 35 अरब वर्ष पूर्व हो गया था। पुरातत्ववेताओं की मान्यता है कि हिम युग के प्रारंभिक काल में आदि मानव की उत्पत्ति हो चुकी थी। 5 लाख या इससे कुछ अधिक वर्ष पूर्व से लेकर 50,000 वर्ष पूर्व के मध्य में वर्तमान मनुष्य के समान मानव का विकास हो चुका था, है ना। कालक्रम से क्रमशः आदि मानव अपने विकास की यात्रा तय की और फिर सभ्यता व संस्कृति की ओर बढ़ गया। आदि मानव की आदि मानव के विकास की इस लंबी अवधि को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं और इसे अध्ययन की सुविधा हेतु पाषाण काल, धातु काल में विभक्त किया गया है। यह विभाजन उस काल के हथियार, औजार, दैनिक आवश्यकताओं, वस्तुओं के आधार पर की गई है। ठीक है, तो हम इसको अब आगे कालक्रमानुसार डिवाइडेशन करके पढ़ेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे भारत में पाषाणकालीन सभ्यता। ठीक है,
पहला क्या पढ़ेंगे, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज। तो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सन 1863 में भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के विद्वान अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस फ्रोट ने पलावरम यानी मद्रास में पाषाणकालीन औजार प्राप्त कर शुरू किया था। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज 1863 में भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के विद्वान यानी अधिकारी, है ना, रॉबर्ट ब्रूस फ्रोट ने पलावरम यानी मद्रास में किया था। इसके पश्चात किंग, ओल्डम, हैकेट, विन और ब्लैंकफोर्ड आदि विद्वानों ने पाषाण काल की प्रचुर सामग्री प्राप्त की। 19वीं सदी के अंत तक मद्रास, बम्बई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मैसूर, हैदराबाद आदि स्थानों में अन्वेषण कार्य मतलब खुदाई कार्य किया गया तथा सन 1930 में पश्चिमी पंजाब की सोहन नदी घाटी में, 1935 में कश्मीर घाटी में और 1957 में मध्य प्रदेश के मंडला जिले में नर्मदा नदी घाटी में उत्खनन कार्य किए गए, जिनमें बड़ी पैमाने पर पाषाणकालीन सामग्री या अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले, भीमबेटका, कैमूर, पंचमगढ़ी के कंदराओं में तथा रायगढ़ जिले के सिंघनपुर और कबरा की पहाड़ियों के कंदराओं में जो है पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, है ना। पाषाणकालीन अवशेष इन सभी जगहों से प्राप्त होते हैं। पाषाण काल की खोज रॉबर्ट ब्रूस फ्रोट ने 1863 ईस्वी में किया था। चलिए अब हम पढ़ते हैं पूर्व पाषाण काल या प्राचीन पाषाण काल के बारे में। ठीक है, पूर्व पाषाण काल या प्राचीन पाषाण काल। इस काल का मानव सभ्यता की प्रथम सीढ़ी में जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से जूझ रहा था, है ना। मानव रूप में वह अबोध था तथापि भूख की ज्वाला ने उसे बर्बर बना दिया था। इसका अधिकांश वक्त जंगली हिंसक पशुओं से अपने जीवन की रक्षा तथा भोजन की खोज में व्यतीत होता था। मनुष्यों का वह हिंसक तथा जंगली जानवरों को मारकर उनका कंचा मांस खाने के शौकीन थे आदि मानव। ठीक है, इस काल का मानव पत्थरों के औजार का उपयोग करता था जो बनावट में अत्यंत सामान्य होते थे और इस काल का आरंभ लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 15,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता। पूर्व पाषाण काल की विशेषताएं अब आगे हम देखेंगे, है ना। पूर्व पाषाण काल की विशेषताएं इस आगे हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे निवास के बारे में, उनका निवास स्थल कैसा था। पूर्व पाषाण काल में पहला हम निवास देखने वाले हैं। इस काल का मानव पशुवत व्यवहार करता था, नग्न अवस्था में भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहता था। ऋतुओं के ज्ञान से वह अपरिचित था और शायद इसी के अनुसार पेड़ के नीचे, पेड़ पर तथा पहाड़ों के कंदराओं में निवास करता था। अग्नि के प्रयोग से वह परिचित था या नहीं, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है कि पूर्व पाषाण काल में मनुष्य जो थे वो अग्नि की खोज कर पाए थे या नहीं कर पाए थे, इस पर मतभेद चलता है। ठीक है, बहुत से विचारों का इतिहासकारों का अलग अलग विचार है इस विषय पर। अगला हम देखेंगे औजार और हथियार। तो भारत में इस काल का मानव पत्थरों के औजारों या हथियारों का उपयोग करता था। उनकी औजार पत्थर के बड़े भत्ते व भौड़े होते थे, परंतु इस काल में हथियारों और औजारों का निर्माण विवेक की ओर बढ़ने की घटना मानी जाती है, क्योंकि जितना अच्छा औजार होगा, जितना नुकीला औजार होगा, सुंदर औजार होगा, उसी तरीके से उनके विकास के क्रम को निर्धारण किया गया है। जैसे हथियारों में कुल्हाड़ी होता था, हस्त कुठार होता था, गणाशा होता था और भाला का प्रयोग प्रचलित था उस टाइम पे। पत्थरों के बने होते थे सभी औजार और इन हथियारों का प्रयोग छीलने, काटने, खोदने में किया जाता रहा होगा। यूरोप और अफ्रीका में मिली पत्थरों की कुल्हाड़ी की आकृति भारत में पाई जाने वाली कुल्हाड़ी के समान है। हथियारों का प्रयोग फेंक कर किया जाता था, जिससे आत्मसुरक्षा का भाव झलकता है कि लोग दूर से ही जानवरों को मारते थे ताकि अपनी सुरक्षा भी बनी रहे और उनको उनका शिकार भी मिल जाए, है ना। चलिए आगे हम देखेंगे भोजन सामग्री। भोजन सामग्री में हम देखेंगे कि भोजन के रूप में इस काल का मानव वनों के कंद मूल, फल के अतिरिक्त जंगली पशु के कंचे मांस में अपना पेट भरता था। इतिहासकारों के अनुसंधानों से यह भी जानकारी मिलती है कि नदियों, झीलों में वह मछली पकड़ने की कला को भी सीख चुके थे। अगला हम देखेंगे सामाजिक जीवन, है ना। सामाजिक जीवन, तो इस काल में मानव सामाजिक रीति रिवाजों से अनभिज्ञ था। अलबत्ता सुरक्षा व प्रकृति प्रदत्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु समूह में रहता था।
कृषि व पशुपालन से अपरिचित था। मुख्य रूप से शिकार ही उनका मुख्य व्यवसाय था और इस काल का मानव किसी भी धातु से परिचित नहीं था और न ही वह मिट्टी के बर्तन बनाना ही सीख पाया था। जिन कंदराओं में वह रहते थे उनमें कुछ भित्ति चित्र व रेखा चित्र मिले हैं जिनमें शिकार करते थे, मानव को प्रदर्शित वो करते थे, है ना। सामाजिक जीवन में अगर हम देखें तो उनका जो सामाजिक जीवन था रीति रिवाजों से वो अनभिज्ञ थे, किसी प्रकार के कोई रीति रिवाज को नहीं मानते थे, कृषि व पशुपालन से अपरिचित थे और वो लोग कंदराओं वगैरह में रहते थे। और कंदराओं के जो भित्ति चित्र होता था, भित्तियों में जो है वो लोग चित्र बनाया करते थे और वही चित्र हमें आज साक्ष्य के तौर पर मिलती है कि वो लोग चित्रकारिता वगैरह भी जानते थे। ठीक है। अगर हम धार्मिक भावना की बात करें उनका, तो धार्मिक भावना में इस काल के मानव जो है धार्मिक भावना के ज्ञान से परिचित था। वह केवल दो चीज़ों से डरता था, पहला ऋतु और दूसरा जंगली जानवर, है ना। इस काल में शायद धार्मिक भाव का अभ्युदय नहीं हो पाया था और रेखाचित्र में देवी देवताओं का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। वे अपने समूह के सदस्यों की मृत्यु हो जाने पर उन्हें यूं ही छोड़ करके आगे बढ़ जाते थे, जिससे कि उसको जो है वहाँ के पशु पक्षी वगैरह उसके मांस को खा जाया करते थे। तो धार्मिक भावना की कोई जिक्र जो है इस काल के अवशेषों के माध्यम से हमें प्राप्त नहीं होती है कि इस काल में कोई धार्मिक भावना भी रहा होगा। अगला हम देखेंगे अवशेष। इस काल में मानव के अवशेषों के कुछ स्थल पुरातत्ववेताओं एवं समाजशास्त्रियों ने अपने अनुसंधान में खोज निकाले हैं। प्राप्त होने वाले पाषाण के औजारों के आधार पर छोटा नागपुर पंजाब में सोहन नदी की घाटी, मदुरा, तिरुचिरापल्ली, धारवाड़, रीवा, तंजौर, रायगढ़, सरगुजा आदि स्थल पाषाणकालीन मानव के निवास को सिद्ध करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से पूर्व पाषाण काल को देखा, जिसकी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक विकास की अगर कोई साक्ष्य हमें मिली है तो उस काल के जीवाश्म और औजार, और वही हमें प्रागैतिहासिक काल के लोगों के डेवलपमेंट के बारे में भी जानकारियाँ देती है। आगे हम देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल आगे हम पढ़ने वाले हैं। हजारों वर्ष तक निरंतर भटकाव के बाद मानव के स्वभाव व ज्ञान में परिवर्तन आया, है ना। हजारों साल तक वो भटकते रहे, लेकिन उसके बाद उनके स्वभाव में परिवर्तन आया धीरे धीरे। जब सदी बीत गया तो जिससे वह सभ्यता की ओर बढ़ने लगा। यह अंतर कितने वर्षों का होगा यह कह पाना संभव नहीं है, किंतु ऐसा अनुमान है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बल्कि ऐसा अनुमान है कि यह काल जो है 50,000 वर्ष पूर्व से 25,000 वर्ष पूर्व तक रहा होगा। और इस काल के औजार व हथियार कलात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ, सुडोल व अधिक धारदार होते थे। कलात्मक दृष्टि से इसकी भेद के आधार पर काल निर्धारण किया जा सका। प्राचीन और नवपाषाण के मध्य का संक्रमण काल मध्य पाषाण काल कहलाती है। अगर मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल प्राचीन काल और नवपाषाण काल के बीच का काल मध्य पाषाण काल कहलाता है। मध्य पाषाण काल के कालक्रम का निर्धारण तो एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि इसका जो कालक्रम था वो 50,000 वर्ष पूर्व से 25,000 वर्ष पूर्व माना गया है। और इस काल की निर्धारण में उस काल के जो मुख्य औजार थे वो एक तरीके से कारगर सिद्ध हुए हैं, क्योंकि उस काल के औजार श्रेष्ठ, सुडौल व अधिक धारदार थे, जो पूर्व पाषाण काल से विकसित अवस्था में थे, है ना। तो उससे हम ये निर्धारित कर पाते हैं कि ये जो काल था वो मध्य पाषाण काल की अवधि थी। ठीक है। अब हम मध्य पाषाण काल की विशेषताओं को देखेंगे। जैसे हमने पूर्व पाषाण काल की विशेषताएं देखी, उसी तरीके से हम देखेंगे मध्य पाषाण काल की विशेषताएं कि मध्य पाषाण काल की क्या विशेषताएं थी। उसमें पहला आता है निवास, है ना। इस काल में मानव समूहों में, शैलाश्रयों में स्थायी निवास करने लगा था, है ना। और इन समूहों में बच्चे, महिला व पुरुष तीन ही लोग रहते थे। एक फैमिली में तीन लोग रहेंगे, बच्चा, महिला और पुरुष। वे नदी, झीलों व झरना के तटों पर पत्तों की झोपड़ियों में भी रहने लगे थे। गुफाओं में शायद वे अधिक निवास करते थे। तो मध्य पाषाण काल की जो अवधि थी, जिसमें लोग जैसे जब पूर्व पाषाण काल हमने देखा तो वहाँ पर खाना बदोश था, एक दिन के बाद दूसरे दिन अलग जगह पर चले जाते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में वो समूहों में रहने के लिए अभ्यस्त होने लगे थे, है ना। मतलब 2 दिन 4 दिन एक जगह पर रहेंगे, फिर 4 दिन दूसरे जगह पर रहेंगे, इस तरीके से वो समूहों में रहने लगे थे। धीरे धीरे निवास की जो प्रवृत्ति थी वो स्थायी निवास की ओर वो बढ़ने लगे थे, है ना। लेकिन स्थायी निवास नहीं कर रहे थे, मतलब 2 दिन 4 दिन एक जगह पर रह लिए, फिर 4 दिन दूसरे जगह पर रह लिए, इस तरीके से वो लोग निवास करते थे। और अधिकतर वो गुफाओं वगैरह में, चट्टानों वगैरह में निवास करते थे। चलिए आगे देखते हैं।
ये देखिए, ये औजार है हमारे मध्य पाषाण काल के, है ना। अगर इसमें अगर औजार को देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा पूर्व पाषाण काल का औजार, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, ये सभी औजार है। देखो ये बहुत नुकीला औजार है इसमें, ये वाला, तो इसको आप कह सकते हो कि नौ पाषाण काल का औजार होगा, मध्य पाषाण काल का औजार होगा। ऐसे इसमें इस काल से संबंधित औजारें दी हुई है। आगे चलिए हम देखते हैं औजार व हथियार इस काल की विशेषताओं में। तो इस काल की औजार पूर्व काल के औजारों से अति सूक्ष्म किंतु कलात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ थे। औजारों के निर्माण व आकृति से ही युग विभाजन किया जा सका। औजार में अब चकमक पत्थर भी उपयोग में लाया जा रहा था। इनके औजार आकार में छोटे, सुंदर और सुडौल होते थे। इस काल के धारदार तथा नुकीले औजार का विशेष प्रचलन था, जो भालों और तीरों के अग्रभाग के रूप में उपयोग किया जाता था। औजारों में भाला, हथौड़ा, फरसा, गड़ासा, कुल्हाड़ी आदि चीज़ें प्रयोग की जाती थी। तो औजार और हथियार की बात करें तो मध्य पाषाण काल में औजार के तौर पर भाला, हथौड़ा, फरसा, गड़ासा, कुल्हाड़ी इत्यादि चीज़ें औजार के तौर पे उपयोग की जाती थी, है ना, प्रचलित थी उस टाइम पे। अब देखेंगे भोजन सामग्री। तो भोजन सामग्री में वनों से प्राप्त होने वाले कंदमूल, फल, अतिरिक्त शिकार किए जानवरों के मांस अपने जिजीविषा की पूर्ति हेतु, मतलब भूख को मिटाने के लिए वो लोग फल फूल खाते थे, जानवरों के शिकार करके उनको खाते थे। मछली वगैरह पकड़ना सीख गए थे, तो मछली वगैरह को भी खाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं मध्य पाषाण काल में। आगे देखेंगे सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन की बात करें तो इस काल में मानव समूह कृषि पशुपालन से अनभिज्ञ था, किंतु इस काल में जानवरों से वह परिचित हो गया था, जिसमें मछली, मगर मच्छ हो गया, कुत्ता हो गया, बैल, घोड़ा, गाय आदि प्रमुख हैं। जिन जानवरों को वो जानता था, इनको जैसे मछली, कुत्ता, बैल, घोड़ा, गाय, ये सभी को प्रमुख रूप से जानते थे मध्य पाषाण काल के लोग। मनोरंजन के रूप में वो लोग शिकार करते थे, है ना। संभवतः वे चकमक पत्थर की प्राप्ति से, अग्नि से परिचित हो चुके थे, किंतु प्रमाण अब तक उपलब्ध नहीं है। देखो पूर्व पाषाण काल में भी अग्नि के साक्ष्य पर लोगों का जो विचार था वो पर उस पर मतभेद था, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं बता पाया था कि अग्नि का विकास पूर्व पाषाण काल में हुआ था, और मध्य पाषाण काल में भी ये चीज़ें कोई स्पष्ट नहीं है कि अग्नि का विकास हो ही चुका था, ठीक है। अब देखेंगे धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें तो पुरातत्ववेताओं की मान्यता है कि इस काल में मानव कुछ धार्मिक विश्वास जैसे जादू टोना आदि सीख रहा था। मृत व्यक्ति के शव को अब गाड़ने की परंपरा शुरू हो चुकी थी। मृत व्यक्ति को बैठे हुए मुद्रा में दफना दिया जाता था तथा औजार और खाद्य सामग्री रखना किसी धार्मिक कर्म की ओर प्रवृत्त करता था, कि ये जो औजार होता था, खाद्य सामग्री होती थी, है ना, ये सभी चीज़ें रख दी जाती थी, है ना। शवों को दफनाने लगे थे, जादू टोना वगैरह सीखने लगे थे, तो इस तरीके से धार्मिक भावनाएं लोगों में विकसित होने लगी थी। अवशेष के तौर पर अगर हम बात करें तो मध्य पाषाण काल के अवशेष राजस्थान प्रांत के बागोर में, कृष्णा नदी के दक्षिण में, पूर्वी भारत, दक्षिणी उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से हमें प्राप्त होती है, जहाँ से हमें मध्य पाषाणकालीन अवशेष मुख्य रूप से मिलते हैं। इसके बाद नवपाषाण काल की अवधि आई थी। नवपाषाण काल वह काल था जिस काल में मनुष्य जो थे वो स्थायी जीवन जीने लगे थे, है ना। मतलब पूर्व पाषाण काल जैसे खाना बदोश जीवन जीते थे, उसी तरीके से नवपाषाण काल में वो स्थायी जीवन जीने लगे। और स्थायी जीवन जब जीने लगे तो उनके लिए खाने की जो सामग्री थी वो एक ही जगह पे नहीं मिल पाता था, तो कृषि करने लगे। कृषि के साथ साथ पशुओं की आवश्यकता हुई तो पशु वगैरह का भी पालन करने लगे, और धीरे धीरे इस तरीके से वह स्थायी जीवन में कि वह प्रवृत्त हुए, और आज के जो मानव है वहीं से चीज़ों को सीख करके आज इतना उन्नति किया। तो इस तरीके से हमने प्रागैतिहासिक युग के तीनों कालों, चाहे पूर्व पाषाण काल हो, चाहे मध्य पाषाण, चाहे नव पाषाण काल हो, तीनों काल की घटनाओं को हमने कालक्रम अनुसार देखा, है ना। और अपने वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट उसे कवर किया। तो गाइज इसी प्रकार की वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होते हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, है ना, ताकि आने वाली जो नई वीडियोज है उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। गाइज अपने नए वीडियो में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।